तो डियर स्टूडेंट, जरा कुछ और चीज हम समझते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ऑफ ए यूनिफॉर्मली ऑफ ए चार्ज, कंडक्टिंग वर्ड रह गया है, एक इंपॉर्टेंट वर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है कंडक्टिंग। चार्ज, स्फीयर, शीट और सिलेंडर, तीन केस हम यहां पे जरा डिस्कस करने वाले। एक छोटा सा टॉपिक है, फटाफट हो जाएगा। सबसे पहले चीज देखो, केस वन, हम स्फीयर को लेंगे। तुमने स्फीयर को चार्ज क्यों दिया? कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं है स्पेस में, कोई दूसरा चार्ज नहीं है, कुछ नहीं है। तो इस कंडक्टर का चार्ज कैसे डिवाइड होगा, अभी हमने डिस्कस किया। सिग्मा की वैल्यू होगी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। पहले तो ये पॉइंट नोट कर लो, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो, एप्सिलॉन नॉट नहीं 4 पाई आर स्क्वायर, सॉरी। अब यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है, तो एक तरीके से कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है? शेल डिस्ट्रीब्यूशन। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड शेल डिस्ट्रीब्यूशन वाला होगा, नोट कर लो। अगर तुम देखो भैया, बात वही है ना, अंदर मास हो ना हो, चार्ज की बात करो। चार्ज क्या है? थिन लेयर है, ठीक, सरफेस पे है। एक यूनिफॉर्मली चार्ज शेल का भी चार्ज कहां होता है? सारा सरफेस पे ही तो होता है। तो वही बात, तो एक ही चीज है, ठीक है। तो एक इसका, इस फील्ड स्ट्रक्चर का, अब देखो एक बात और समझो। मान लो मैंने कहा लाइन चार्ज का एक अगर लेमडा कांस्टेंट है, चाहे वो कंडक्टर पे हो या डाइलेक्ट्रिक पे हो, एक ही फार्मूला होता है। एक यूनिफॉर्मली चार्ज क्यू, अब वो चार्ज क्यू की लेयर चाहे कंडक्टर पे बनाओ या डाइलेक्ट्रिक पे बनाओ, फॉर्मूला विल बी सेम। बस हमें यहां देखना होता है कि कितनी लेयर बनी है। उस हर लेयर के लिए एक, फिर हम यूज कर लेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम। तो ये एक लेयर बन गई, स्फेरिकल लेयर। स्फेरिकल लेयर, शेल डायग्राम, कई प्रॉब्लम डिस्कस कर चुका हूं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई कितना आएगा? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर फॉर आर ग्रेटर देन इक्वल टू आर, और ई जीरो। देखो, ई नेट जीरो तभी आता ही है, हमने डिस्कस किया था कि चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा तभी ई नेट जीरो आए, ई जीरो होता है। इसीलिए ये भी बता रहा है कि अगर कंडक्टर को यूनिफॉर्म चार्ज अंदर ई नेट जीरो रखना है तो चार्ज को अपनी सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। बस डाइलेक्ट्रिक होता तो क्या ये काम आपको करना पड़ता? डाइलेक्ट्रिक पे एक जगह चार्ज छोड़ दोगे तो एक पॉइंट चार्ज बना के छोड़ दो तो पॉइंट चार्ज बना रहेगा। अगर एक डाइलेक्ट्रिक शेल को यूनिफॉर्मली चार्ज करना पड़े तो मेरी बहुत मेहनत हो जाएगी, वो सारा काम मुझे खुद से करना पड़ेगा, जो कि आसान नहीं होगा। पर कंडक्टिंग है तो मुझे कुछ नहीं करना, जितना चार्ज देना एक ही पॉइंट पे दे दो, इलेक्ट्रॉन उसको खुद डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो पोटेंशियल का फार्मूला हम पढ़ चुके हैं, शेल फॉर लगेगा V इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, आर ग्रेटर देन इक्वल टू आर, और V इज इक्वल टू VS, और यही V सेंटर भी होगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ग्राफ भी हम बना चुके हैं, V पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक फील्ड का। यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर होता ही नहीं, क्योंकि कंडक्टर के अंदर चार्ज दिया ही नहीं जा सकता। क्लियर? नोट कर लो, ठीक है। अब हम बात करते हैं शीट की। यहां पर एक छोटा सा कंफ्यूजन भी क्रिएट होता है, उसको जरा बहुत ध्यान से समझना। अब हम केस 2 पे चले आए हैं। एक कंडक्टिंग शीट को जब भी चार्ज दोगे तो वो हमेशा उसकी आउटर सरफेस पे जाएगा और इक्वल जाएगा। क्यों? अगर इक्वल नहीं जाएगा तो इनसाइड फील्ड जीरो भी नहीं आने वाला। तो अगर तुम इसको चार्ज क्यू देते हो, एक कंडक्टर को क्यू चार्ज दिया, तो वो इक्वली डिवाइड होगा। अभी मैंने डिस्कस भी किया था। तो सिग्मा की वैल्यू क्यू बाई कितनी आएगी? 2a। ए इज सरफेस एरिया। यहां ये डाइलेक्ट्रिक शीट से किस तरह डिफरेंट है देखो। पहले तो एक चीज समझो, ये एक कंडक्टिंग शीट है तो दो सरफेस दिख रही है, एक ये फ्रंट पेज, एक ये बैक पेज। दो तुम्हें शीट दिख रही है, ऐसे और ऐसे। ये जैसे हम फ्लूइड फिल्म वाली बात करते थे, याद करो, ठीक है। अब यहां पे होगा क्या कि तुम इधर चार्ज दो तो पीछे वाली सरफेस पे चार्ज अपने आप पहुंच जाएगा, तुम्हें कुछ नहीं करना। तो डाइलेक्ट्रिक होता तो डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है कि अगर मैं एक सरफेस पे चार्ज देता, ये डाइलेक्ट्रिक शीट लाया ए एरिया की, और मैंने एक चार्ज क्यू दिया, तो यहां सिग्मा क्यू बाई ए होगा, और केवल फ्रंट सीट पे होगा। बैक शीट जो इसकी बैक साइड होगी, इधर नो चार्ज,
और इलेक्ट्रिक फील्ड इसके जो ये जो वॉल्यूम है यहां वॉल्यूम में भी एडजस्ट कर जाएगा और बाहर भी एडजस्ट करेगा। अगर तुम दोनों लेयर पे दोगे तो दोनों साइड, मान लीजिए हेड, मान लो डायरेक्ट्रिक है, इधर चार्ज दूंगा इधर चार्ज दूंगा, तब दोनों तरफ चार्ज डेंसिटी प्रोड्यूस होगी। कंडक्टर में ये कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक तरफ चार्ज दो दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन अपने आप चार्ज पहुंचाएंगे, दोनों सरफेस यूनिफॉर्मली चार्ज होंगी। क्यों? क्योंकि दोनों सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट है और ये आइसोलेटेड सिस्टम है, ई एक्सटर्नल 0 है, तो तभी हो पाएगा। अच्छा, ई एक्सटर्नल होगा तो ये रूल ई नेट 0 वाला रूल तो होल्ड करेगा, वो तो यूनिवर्सल रूल है इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन का। ये चार्ज वाली चीजें बदल जाती है, वो हम देखेंगे भी। अब एरिया ए लार्ज है तो हम इसको इनफाइनाइट लेयर की तरह से ट्रीट कर सकते हैं, ठीक? तो फील्ड निकालना आसान हो गया। देखो ये एक पॉइंट मैंने लिया 1, तो भैया ये मेरी एक S1 लेयर है, ये मेरी S2 लेयर है, ये कोई पॉइंट P मान लेता हूं, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के कारण आएगा। देखो E1 प्लस का इधर होगा इस वाली शीट का, इसका भी इधर होगा E2, तो नेट E कितना आएगा? E1 प्लस E2, E1 की वैल्यू E नेट, E1 प्लस E2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्यों भैया? एक लेयर है, चाहे वो देखो मैंने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के फार्मूले सेम होते हैं, एक इनफाइनाइट लेयर है, चाहे वो कंडक्टर के कारण हो या डाइलेक्ट्रिक कारण हो, उसका फील्ड कितना हमने प्रूफ किया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट का है। लेकिन यहां पे फील्ड डबल क्यों हो जा रहा है? क्योंकि दो लेयर है। ठीक, ये आ गया आंसर, यानी ई नेट हुआ ऐसे, ये दिखाओगे, ये अक्सर स्कूल एग्जाम में पूछा जाता है। अच्छा, कभी कभी कहते हैं कि भैया इस ई नेट को गॉस से प्रूफ करके दिखाओ। हाँ, ये भी क्वेश्चन आता है कि भैया गॉस से निकालो, और गॉस से ई नेट निकलता है हमेशा, क्योंकि यहाँ पे ई नेट सिमेट्रिकल है तो ई नेट निकल जाएगा। अगर ई नेट सिमेट्रिकल नहीं आता, जैसे 2 पॉइंट चार्ज रख दो, तो ई नेट सिमेट्रिकल कहाँ आएगा? तब गॉस से नहीं निकल पाता। पर अगर ई नेट सिमेट्रिकल हो तो वो डायरेक्ट गॉस से आ जाता है। कैसे? देखो, ई नेट सिमेट्रिकल है, एक जैसे हमने एक सिलेंडर सरफेस मानी थी, एक सिलेंड्रिकल सरफेस मान लेते हैं ऐसे, तो टोटल फ्लक्स कितना होगा? इंटीग्रेशन ई डॉट डीएस में शीट में सॉल्व करना सब सिखा चुका हूं, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा ई नेट इंटू ए, यहां से ई नेट इंटू ए, यहां से क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ई डॉट डीएस क्या होने वाला है? 0 होने वाला है। तो टोटल फ्लक्स कितना पास हुआ? 2EA। अच्छा, चार्ज एनक्लोज कितना है? तो देखो 2 लेयर फंसी, एक लेयर ये फंसी है, एक लेयर ये फंसी, तो टोटल चार्ज एनक्लोज आएगा 2 सिग्मा। जैसे हमने शीट की डेरिवेशन सब इस तरह से ऑलरेडी मैं करा चुका हूं, तो ई का आंसर कितना आया? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ, एंड के पास नहीं जा रहे हैं, ये थोड़ा शीट ये थोड़ा ऐसे बन गई, ये एंड के पास। एक्चुअली होता क्या है कि अगर एक लार्ज शीट लोगे तो काफी, जब तक वो शीट लार्ज है तब तो फील्ड यूनिफॉर्म, लेकिन ये एंड इफेक्ट आ जाता है, एंड के पास यूनिफॉर्म नहीं मिलता। तो जब भी हम ये क्वेश्चन करेंगे तो हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, हम कहते हैं कि शीट के एंड पे अगर हम नहीं जा रहे, लार्ज शीट है उसके एंड पॉइंट पे मत जाओ, तो यहां पर जो आसपास पॉइंट होंगे वहां पर फील्ड यूनिफॉर्म मिलेगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा देखो, एक कंडक्टर की सरफेस के पास फील्ड कितना होता है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। देखो नियर बाई पॉइंट पे आया, स्फीयर में भी यही आया था, नियर बाई पॉइंट, जस्ट आउटसाइड सरफेस पे, दूर नहीं। अगर कभी भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जस्ट आउटसाइड पॉइंट पी पर फील्ड बताओ, तो उसका आंसर हमेशा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आएगा। कैसे? देखो, स्फीयर में भी ई का फार्मूला कितना आया था? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, क्योंकि ये पॉइंट सरफेस के पास है तो ये डिस्टेंस r इज अप्रोक्सीमेटली r ले सकते हैं, और Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अभी हमने ये चीज भी प्रूफ की थी कि अगर एक कंडक्टर को चार्ज कर दो तो उसकी सरफेस के जस्ट बाहर कितना फील्ड मिलता है, चाहे वो किसी भी शेप का कंडक्टर हो, सरफेस के जस्ट बाहर तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट मिलेगा। डिस्टेंस के साथ वो बदल जाता है, जैसे स्फीयर में बदल जाएगा। r को इस r से बड़ा रख दो तब ये फार्मूला होल्ड नहीं होगा, लेकिन जस्ट सरफेस पे तो होल्ड होगा ही होगा। ठीक है, तो ये शीट का फील्ड निकाल लिया। शीट का पोटेंशियल, एब्सोल्यूट पोटेंशियल नहीं निकलता, पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन होता है डेल्टा वी इज इक्वल टू, यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो 2 पॉइंट के बीच में, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डेल्टा आर लगाकर 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं। एब्सोल्यूट पोटेंशियल का फार्मूला शीट के लिए नहीं होता,
अब बात करते हैं इनफाइनाइट सिलेंडर। वही सेम रिजल्ट आना है जो हमारा आया था पहले। अगर हम एक इनफाइनाइट कंडक्टिंग सिलेंडर भी ले लें तो कंडक्टिंग सिलेंडर पे सारा का सारा चार्ज कहां जाने वाला है, सारा का सारा चार्ज तो बाहर ही जाएगा। ये लो, अब यहां पर एल लेंथ क्या, एल इज लार्ज, एल इज लार्ज। तो यहां पर अगर मैं चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी देखो लेमडा, तो लेमडा की वैल्यू होगी क्यू बाई एल, लीनियर चार्ज डेंसिटी। और सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा देखो तो होगी क्यू अपॉन 2 पाई आर एल। और जनरली हम सिलेंडर में लीनियर चार्ज डेंसिटी से काम कराते हैं। इसका फील्ड अगर एल लार्ज है, लार्ज लेंथ के लिए मैं इसको कैसा मान सकता हूं, ध्यान से समझना। लार्ज लेंथ के लिए तो इनफाइनाइट सिलेंडर, तो उसका फील्ड हमें पता है रेडियल होता है। ऑलरेडी ये सारी चीजें हम कर चुके हैं। प्रीवियस लेक्चर का रेफरेंस देखो। कंडक्टर पढ़ते समय पुरानी थ्योरी का याद होना बहुत जरूरी है, वरना कंडक्टर नहीं होगा। कुछ भूल जाओ तो पुराने लेक्चर्स के नोट से रिवाइज कर लेना। सिलेंडर सरफेस माना, हमें पता है यहाँ पर सिलेंडर ऐसे माना जाता है गॉसियन में, यहाँ पर ई डॉट डी एस 0 आएगा, तो इस सरफेस के लिए ई इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज। चार्ज एनक्लोज कितना होगा, ये मान लो हमने कुछ एल लेंथ की ली, इसको मैं, इसकी लेंथ को मैं कैपिटल एल कर देता हूं, ठीक है। ये टोटल लेंथ है, कैपिटल एल क्या है, टोटल लेंथ। तो कैपिटल एल जो किसकी टोटल लेंथ है वो लार्ज है। मैं एंड के पास नहीं जा रहा हूं। अगर मैं लार्ज, जैसे ये है लार्ज लेंथ हो, तो मैं अगर एंड के पास ना जाऊं तो मुझे सारा फील्ड सिलेंड्रिकल पैटर्न में मिलेगा। तो E इंटू 2 पाई आर एल, चार्ज एनक्लोज हो जाएगा लेमडा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। देखो एल से एल कट गया, तो E का फार्मूला क्या आया, लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। 2 से नीचे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो तो K लेमडा बाई आर। 2 के लेमडा, यहाँ K क्या, वही अपना जाना माना पुराना कूलम कांस्टेंट, वही सेम फार्मूले आ गए। और अगर इसमें L से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो तो सिग्मा के टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये वैल्यू भी नियर बाई सरफेस एट R इज इक्वल टू R पे अगर इसे कन्वर्ट करके देखो तो E की वैल्यू लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R भी लिख सकते हो, ठीक। और चाहो तो इसे देखो, तो ये हमारी नियर बाई सरफेस आ गई। तो फाइनली हमारा कंडक्टर, शीट, सिलेंडर सबके लिए फील्ड हमारा प्रूफ हो गया। लेकिन अब एक चीज ध्यान रखना, यहां पे भी पोटेंशियल अगर निकालना हो तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल का फॉर्मूला नहीं होता। 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है, डीवी इज इक्वल टू माइनस ई डी आर, V1 से V2 और ये डिस्टेंस R1 से R2, जहां R1 R2 क्या होती है इन पॉइंट्स की, कोई भी हम पॉइंट ले लें P1 P2। जैसे स्फीयर में डिस्टेंस कहां से लेते हैं, स्फीयर में हमें डिस्टेंस लेनी होती है सेंटर से, तो ऐसे ही सिलेंडर में ये जब हम ये फार्मूले लगाते हैं, ये R डिस्टेंस एक्चुअली कहां से होती है, ये R डिस्टेंस होती है सिलेंडर का। देखो ये एक्सिस दिख रहा है, ये डिस्टेंसेस इस एक्सिस से होती है, ओके। वही फार्मूले आए हैं। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चाहे कंडक्टिंग सरफेस पे बने या वो नॉन डाइलेक्ट्रिक्स पे बने, अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम है तो उसके फार्मूले भी सेम होंगे। तो अगर एक चार्ज कंडक्टिंग डिस्क है तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूले वो सब वही होंगे। लेकिन बस हाँ ये ध्यान रखना कि जैसे कंडक्टिंग डिस्क पे सिग्मा चार्ज डेंसिटी दे दी गई तो 2 लेयर बन जाती है, बस उसको ध्यान रखना होता है।